नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के थर्ड शिफ्ट जिसकी परीक्षा 9 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। विकास यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे प्रभावित होता है। पहला दिया गया आनुवांशिकता, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे के जन्म के समय उनके माता पिता से जो गुण ट्रांसफर होते हैं जीन्स के माध्यम से, उसे ही तो आनुवांशिकता बोलते हैं। तो ये बच्चे के विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। विकास के अंतर्गत कई पक्ष आते हैं, जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो जन्म लिया और उसके माता पिता की हाइट कम है, तो वो लक्षण उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है कि उस बच्चे की भी हाइट कम हो। आप लोग जनरली देखते होंगे कि जिनके माता पिता की हाइट कम होती है उसके बच्चे की भी हाइट कम हो जाती है, और जिनके माता पिता की हाइट ज़्यादा होती है उनके बच्चे की हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो ये आनुवांशिकता की वजह से ही तो होता है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता से पूरी तरीके से प्रभावित होगा। दूसरा बात किया गया है शिक्षा का। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि विकास की बात की गई है। विकास में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि बच्चे का जो संज्ञान होगा वो कैसे डेवलप होगा, शिक्षा के माध्यम से ही तो होगा। एक अनपढ़ बच्चे और एक पढ़े लिखे बच्चे में संज्ञानात्मक स्तर में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो संज्ञानात्मक विकास निश्चित तौर पर शिक्षा से प्रभावित होता है, तो यह भी हमारा उत्तर होगा। संस्कृति की बात की गई है, यानी परिवेश। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था। यानी उन्होंने ये बताया था कि बच्चे सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके यानी बातचीत करके ही सीखते हैं। तो ये भी सीधे तौर पर उसके संज्ञान से जुड़ा हुआ है, बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है, तो ये भी उसको प्रभावित करेगा। चौथा देखिए, सामाजिक नीतियों से। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया सिद्धांत है, यानी बच्चे सामाजिक तौर पर भी उनका विकास होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सामाजिक विकास भी पढ़ते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया, यानी कि इसके चारों विकल्प सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। देखिए, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी शब्द आपको दिख जाए किसी भी विकल्प में, और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो आपको सोचना ही नहीं है ये विकल्प हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए। देखिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे का जो विद्यालयी जीवन है उसको उसके परिवेश से जोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में, अपने वातावरण में मूर्त अवस्था में देखा हुआ है उससे वो कोरिलेट करके आसानी से सीख सकता है। जैसे बच्चे को प्राइमरी में जब जाया जाता है, अल्फाबेट कैसे सीखा जाता है, अल्फाबेट सीखा जाता है ए फॉर एप्पल, उसके बाद से बी फॉर बॉल। तो ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि अपने परिवेश में वो एप्पल और बॉल को देखा हुआ है मूर्त अवस्था में। जब इससे जोड़ करके बच्चे को बताया जाएगा तो वो इन अल्फाबेट्स को जल्दी से समझ पाएगा। इसी प्रकार से बच्चे को बताया जाता है क से कबूतर, ख से खरगोश, तो ये सभी चीजें वो अपने परिवेश में देखा हुआ है, इसीलिए परिवेश से जोड़ने की बात एनसीएफ करता है। और ये विकल्प, चौथा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है कि केवल विद्यालय के परिणाम से होता है। केवल विद्यालय अगर होता तो एनसीएफ उसके परिवेश से जोड़ने की बात ही नहीं करता, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। तो क्या बच्चों का विकास सब में एक समान दर से होता है? नहीं होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से सबका विकास अलग अलग होता है। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज डिसाइड कैसे होता है? बच्चों के आनुवांशिकता की वजह से और बच्चों के वातावरण की वजह से। मान लीजिए, अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही उदाहरण दिया कि एक बच्चे के माता पिता की हाइट कम है, तो उसके बच्चे में भी ये संभावना रहती है कि उसके बच्चे की भी हाइट कम हो सकती है। ठीक है, उसके बच्चे की भी हाइट कम हो सकती है, तो ये उसका आनुवांशिक लक्षण हुआ। और एक माता पिता जिनकी हाइट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे में भी हाइट उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सबका विकास एक समान दर से होगा, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से तय होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंस आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण पर भी निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि एक ही माता पिता के दो संतान हैं, तो दोनों में तो आनुवांशिक गुण लगभग समान होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट अगर बदल जाएगा तो उनका शारीरिक विकास
विकास भी अलग हो सकता है। एक ने जिम ज्वाइन कर लिया और शरीर पर कड़ी मेहनत की, और दूसरा शरीर पर उतना मेहनत नहीं किया। तो जो शरीर पर मेहनत करेगा, जाहिर सी बात है उसकी बॉडी और ज़्यादा गठीली और मजबूत हो जाएगी। यानी कि ये जो विकास हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है, वो किस पर, आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण पर भी निर्भर करता है। और आनुवांशिकता और वातावरण ही इंडिविजुअल डिफरेंसेज क्रिएट करते हैं। यानी कि सबका विकास जो होता है एक समान दर से पॉसिबल है ही नहीं, ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक बच्चा जन्म लिया तो अचानक से उसका पैर एकदम से लंबा हो जाएगा रातों रात, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो व्यवस्थित ढंग से होगा ना, एक चरण दर चरण ही विकास होता है बच्चे में, अव्यवस्थित नहीं होता है। तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैक्तिक होता है। वैक्तिक यानी कि इंडिविजुअल, सबका विकास अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेज लिए हुआ है। क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेज आ रहा है? क्योंकि उसकी आनुवांशिकता अलग हो सकती है, उसकी वातावरण अलग हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक संस्था और डैश द्वितीय कारक संस्था क्या है? तो प्राथमिक, बच्चा जब पहली बार परिवार में जन्म लेता है तो प्राथमिक समाजीकरण वो कैसे सीखता है? अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से, अपने माता पिता के सहयोग से ही वो पहली बार समाज में किस प्रकार से अंतःक्रिया करना है वो चीज़ों को सीखता है। यानी प्राथमिक कारण समाजीकरण का क्या हो जाएगा? हमारा परिवार यानी कि माता पिता। तो देखिए प्राथमिक में माता पिता केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और दूसरा कारक क्या बताया गया है? देखिए पुस्तकालय बताया गया है। तो ये सही होने की संभावना है। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभिभावकों का कार्यस्थल, देखिए परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक होगा, लेकिन अभिभावक यानी कि माता पिता, मान लीजिए कहीं पर वर्किंग है, मान लीजिए उनके पिता किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बच्चा जब जन्म लेगा तो अपने पिता के ऑफिस के संपर्क में थोड़ी आएगा, वो तो परिवार के संपर्क में आएगा ना, माता पिता के संपर्क में आएगा, उसके ऑफिस के संपर्क में नहीं आएगा। तो ये प्राथमिक कारक नहीं हो सकता, हमारा उत्तर नहीं होगा। संचार माध्यम, संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन मीडियम की बात की जा रही है। अब बच्चा जन्म लिया तो तुरंत मोबाइल पर बात नहीं करने लगेगा, तुरंत इंटरनेट से नहीं जुड़ जाएगा, तुरंत कंप्यूटर पर चैट वगैरह नहीं करने लगेगा। तो संचार का माध्यम जो होता है वो द्वितीयक में चला जाता है, ये हमारा प्राथमिक बताया जा रहा है, तो गलत हो गया। कानून और धार्मिक संगठन, कानून देखिए ये भी हमारा प्राथमिक कारक नहीं होगा, एक ही केवल विकल्प बचा ही प्राथमिक कारक में, केवल परिवार, चारों विकल्पों में से ये अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और पुस्तकालय देखिए द्वितीय कारक बताया गया, जब बच्चा प्राइमरी में जाएगा तब वो जो लाइब्रेरी है उसकी फैसिलिटी को एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये द्वितीय कारक होगा, और परिवार तो प्राथमिक कारक है ही। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय यानी कि पास्ट, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो देखिए ये आप एज से निकाल सकते हैं, जैसे कि संवेदी गत्यात्मक का एज क्या होता है? 0 से 2 साल। पूर्व संक्रियात्मक का क्या होता है? 2 से 7 साल। और मूर्त संक्रियात्मक का क्या होता है? 7 से 11 साल। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एज ग्रुप ऐसा है जिसमें बच्चे समझ जाते हैं, यानी कि जो उनके साथ पहले घटित हुआ है, यानी जो उनका समय बीता हुआ है, यानी पास्ट, और वर्तमान में जो वो कर रहे हैं, और भविष्य में उनका क्या प्लानिंग है, वो सभी चीज़ों के प्रति बच्चे अवेयर होने लगते हैं इस अवस्था में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियाँ को किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा, चिंतन की बुनियादी निर्मिति की बात की जा रही है, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग की बात की जा रही है। तो देखिए बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट के बारे में सोचना है, किसी के बारे में विचार करना है, तो सबसे पहले हमारे पास उसका पूर्व अनुभव होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस समय सोच रहे हैं कि हाई स्कूल में आपने किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में पेपर लिखा था, मान लीजिए ये आप सोच रहे हैं, तो आपके पास ये अनुभव पहले से है, आपके अनुभव पहले से है, और वो आपके माइंड में एक फोल्डर के तौर पर सेव है। वो सभी जो घटनाएं बीत जाती हैं या फिर जो भी सिचुएशंस आप देखते हैं, उसका एक इमेज आपके माइंड में बन जाता है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग फाइल सेव होते हैं, उसी प्रकार से आपके माइंड में अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, जिसे स्कीमा बोलते हैं जीन पियाजे के अनुसार, और इन्हीं स्कीमा में आपके पूर्व अनुभव जाकर के सेव होते रहते हैं। तो जब भी आप
किसी भी पॉइंट पर चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे कि आपने किस प्रकार से हाई स्कूल में अपना एग्जामिनेशन दिया था, तो वो चीज़ आपके स्कीमा में सेव है और वो स्कीमा से आप उसको फिर से रिट्रीव करते हैं, यानी डेटा को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उस पर चिंतन करते हैं। यानी कि जो आपने पूर्व अनुभव ले लिया है, जो आपके स्कीमा में सेव है, उसी पर तो आप चिंतन करेंगे। तो इसी के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्कीमा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का विकास को क्या आकार देता है। तो देखिए, जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। यानी कि बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है, जैसे बच्चे सामाजिक तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, या फिर जो उन्होंने टर्म दिया था MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो आपके हम उम्र भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, जब भी आपसे ज़्यादा जानता है तो आप उससे अंतःक्रिया के दौरान कुछ नया सीख सकते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन, वो हमारी एज से बराबर भी हो सकता है, छोटा और बड़ा कोई भी हो सकता है, अगर वो मेरे से ज़्यादा जानता है तो उससे बातचीत के दौरान मैं कुछ नया चीज़ सीख सकता हूं। यानी कि कुछ भी चीज़ों के बारे में जानना क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। यानी कि विकास किस प्रकार से होगा, विकास संज्ञानात्मक विकास होगा। जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हमारी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी होगी, तो जानकारी उसे ही तो संज्ञान बोलते हैं। आप लोग किसी को ज्ञापन देने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं, यानी कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपको ये बातों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं किसी भी प्रकार से, जो कि MKO टर्म दिया था लेव वाइगोस्की ने, तो बातचीत के दौरान हमारे संज्ञान का विकास होता है। इसलिए देखिए, किस प्रकार के विकास की बात की थी उन्होंने, संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। और ये कैसे आकार देता है, तो ये संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि बच्चे अपने संस्कृति में, अपने परिवेश में ही तो किसी से इंटरेक्शन करेंगे, इसलिए उनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कैसे बताया कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों का कैसे होता है। उन्होंने बताया कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। अब इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया कैसे होगा, एक दूसरे से बातचीत कैसे होगा, भाषा के माध्यम से ही तो होगा। वो भाषा या तो वर्बल हो सकता है या तो नॉन वर्बल हो सकता है। नॉन वर्बल कैसे, जब मैं किसी को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, अपने चेहरे की भाव भंगिमा के माध्यम से कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, तो उसके माध्यम से भी मैं उसके संज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता हूं, या फिर बोल करके तो करूंगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होगा वो भी हमारा लैंग्वेज ही है, उसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। अपने शरीर के हाव भाव से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमारा लैंग्वेज ही है। और जो भाषा हम लोग इस्तेमाल करें वो तो लैंग्वेज है ही। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी हमारा संज्ञान का विकास होता है। ये लेव वाइगोस्की ने कहा था। और बातचीत के लिए क्या जरूरी है, भाषा की जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर आप लोग बात करें तो देखिए, संज्ञानात्मक द्वंद की बात किसने की थी, वो जीन पियाजे ने की थी। प्रश्न लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया तो ये उत्तर नहीं होगा। सहज क्रियाएं, यहां पर इसकी चर्चा नहीं की गई थी। स्कीमा टर्म किसका है, जीन पियाजे का है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, भाषा, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उनके अलावा जीन पियाजे ने भी अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि यानी कि पेडागोजी के प्रति किस प्रकार की प्रकृति उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि वो पेडागोजिकल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए जिसके माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है दृढ़ यानी कि रिजिड। तो देखिए, एज ए टीचर हमारे लिए यह जरूरी है कि हम कक्षा में सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रविधि को सुनिश्चित करें। इसके लिए क्या जरूरी है कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक रूप से एक तरीके से अक्षम बालक भी होगा, नॉर्मल बालक भी होगा, और बहुत प्रतिभाशाली बालक भी होगा, बहुत कमजोर बालक भी होगा। अगर हम लोग रिजिड रहें यानी कि बिल्कुल दृढ़ रहें कि नहीं मैं सबको मौखिक तरीके से बोल करके ही पढ़ाऊंगा, तो उस दौरान क्या होगा कि जो मान लीजिए श्रवण बाधित बालक है मेरी कक्षा में, वो मेरी बातों को सुन नहीं सकता, और सुनेगा नहीं तो उसके संज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती है। यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि वो इंफॉर्मेशन प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, उस श्रवण बाधित बालक के लिए जरूरी यह है कि वह किसी भी प्रकार से विजुअल क्लिप्स के माध्यम से चीजों को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, तभी तो वो उसको प्राप्त कर पाएगा। या तो मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख करके बताऊं, या तो कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊं। जैसे कि यूट्यूब पर आप देखते हैं तो बच्चा श्रवण बाधित है तो जाहिर सी बात है ऑडियो तो सुन नहीं पाएगा, लेकिन यूट्यूब में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर सब टाइटल लिख करके आता है अंग्रेजी या फिर हिंदी में, तो एटलीस्ट वो वीडियो का ऑडियो नहीं सुन सकता, लेकिन उस वीडियो के उस सब टाइटल को देख करके वो कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ किस टॉपिक पर बातचीत की जा रही है।
तो अगर मैं रिजिड रहूंगा तो ये सभी फैसिलिटीज मैं उस बच्चे को नहीं दे सकता। यानी कि कहीं ना कहीं टीचर को लचीला होना चाहिए बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो रिजिड यानी कि निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गैर लचीला बोला जा रहा है यानी कि इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल अगर होगा तो बच्चे के लिए वो उसकी जरूरत को पूरा ही नहीं करेगा टीचर, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए टीचर को, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अनजान यानी कि इग्नोरेंट कहा जा रहा है, यानी कि किसी भी बच्चे की जरूरत को इग्नोर करने के सेंस में कहा जा रहा है, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लचीला, यानी कि बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखेंगे और उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे तभी तो समावेशी कक्षा के कॉन्सेप्ट को फुलफिल किया जा सकता है। और जब समावेशी कक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को आप ध्यान में रखेंगे तभी उसका एक तरीके से सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटेलिजेंस कोसेंट जिसे आईक्यू बोलते हैं यानी बुद्धि लब्धि, टेस्ट आर ऑफन क्रिटिक्ड फॉर, यानी कि जो बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है उसकी आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि ये जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है उससे बायस्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया, तर्क दिया गया है, दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। देखिए स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, जब कोई विद्यार्थी किसी दी गए प्रश्न को हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जब मौखिक तौर पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा तो कहीं ना कहीं वो टीचर से इंटरेक्शन कर रहा होगा और इंटरेक्शन के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे के संज्ञान का विकास किया जा सकता है। ये कौन कहा था? संरचनावादी लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। रीजन क्या दिया गया, देखिए, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखें, यानी कि एज ए टीचर हम बच्चों से कोई अपेक्षा ही नहीं रख रहे हैं कि वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो फिर जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तभी तो वो हमारे उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि आपके पिता आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखें कि ये नौकरी करेगा या नहीं करेगा, तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी नहीं बनेगा। आप सोचेंगे यार मेरे पेरेंट्स तो मुझे बिल्कुल ढीला छोड़े, क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, छोड़ो नहीं पढ़ते। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर गार्जियन है, चाहे वो शिक्षक हो या फिर हमारे माता पिता हो, जब हमसे उम्मीद लगाते हैं तो हम उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत होते हैं। और जब यहां पर देखिए बिल्कुल कम उससे अपेक्षा की जा रही है, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों से उम्मीद ही नहीं लगा रहा है, तो इस वजह से बच्चे उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास भी नहीं करेंगे, इसलिए बच्चे का अधिगम भी नहीं होगा। क्योंकि अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चों के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा। अब बच्चा प्रयास नहीं कर रहा है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो बच्चा कुछ नया सीख ही नहीं रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए ए सही है और आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। देखिए लिंग जो होता है यानी कि बच्चा लड़का है या लड़की है, जो उसका लिंग होता है वो तय होता है उसके जन्म से, क्योंकि जन्म जब बच्चा लिया तो उसके शारीरिक बनावट को देख करके आप उसका लिंग तय कर सकते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन अगर जेंडर की बात करें तो जो जेंडर होता है वो सामाजिक संरचना है। कैसे सामाजिक संरचना है? देखिए जेंडर के आधार पर समाज ने यह तय किया है कि लड़कियां हैं तो वो फ्रॉक पहनेंगी या फिर समीज सलवार पहनेंगी, ये सभी चीजें कपड़े पहनेंगी, और लड़का है तो क्या पहनेगा? टी शर्ट पहनेगा, जींस पहनेगा, ये सभी चीजें पहनेगा, शर्ट पैंट पहनेगा, ये सभी चीजें पहनेगा। लेकिन ये कोई एक तरीके से भगवान ने नहीं बनाया है कि लड़कियां हैं तो केवल यही पहन सकती हैं, ये समाज ने तय किया है कि लड़की है तो ये कपड़े पहनेगी। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि समाज ने जो व्यवस्था पहले बना रखी थी कि लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौका संभालेंगी और लड़का है तो बाहर जाकर के आजीविका का साधन जुटाएगा, तो वो सभी चीजें जो कि समाज के द्वारा तय की जाती हैं वो हमारा सामाजिक संरचना के अंतर्गत आएगा। अब जेंडर जो हो गया, जैसे मैंने आपको कपड़े का उदाहरण दिया, खाना या व्यवसाय का उदाहरण दिया, तो वो सब कुछ कौन तय कर रहा है? समाज तय कर रहा है। इसलिए जेंडर जो होता है वो सामाजिक संरचना होता है। और लिंग किससे तय होता है? लिंग बच्चे के जन्म से तय होता है कि वो लड़का है या लड़की है, उसके शरीर के बनावट के हिसाब से। तो लिंग जो होता है वो जैविक संरचना है और जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात की जा रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज अभी मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था
कि चूंकि कक्षा समावेशी है तो उसी कक्षा में कोई श्रवण बाधित बालक हो सकता है, कोई दृष्टि बाधित बालक हो सकता है। तो सबको सब जब साथ लेकर के चलना है समावेशी कक्षा में, तो जाहिर सी बात है सबकी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। अब मान लीजिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख करके पढ़ा रहा हूं, तो जो दृष्टि बाधित बालक है वो तो देख नहीं सकता, अब देखेगा नहीं, यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर रहा है। अब जब इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा नहीं, यानी कि उसका अधिगम नहीं होगा। अब अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी जरूरत को ध्यान में रखना होगा कि चूंकि वो देख नहीं सकता तो हम केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखे नहीं एज ए टीचर, बल्कि उसी लिखी हुई चीज को मौखिक तौर पर भी बताएं, ताकि बच्चा सुन करके एटलीस्ट उन बातों को रिसीव कर पाए, तभी तो वो उसका अधिगम कर पाएगा, या फिर उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करें। तो जब समावेशी कक्षा में सभी बच्चों के जरूरतों को ध्यान में रखेंगे तभी सभी बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया दमन करना चाहिए। दमन का मतलब क्या होता है, डाउन प्ले, यानी कि उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को दबाया नहीं जा सकता। प्रत्येक बच्चे की जरूरत को जब आप ध्यान में रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तभी सबका अधिगम अर्थपूर्ण हो सकता है। ठीक है, ये विकल्प निगेटिव हो गया। यानी इसका मतलब ये था कि मान लीजिए जिस बच्चे की जरूरत थी कि वो दृष्टि बाधित है, उसके लिए ब्रेल लिपि की जरूरत थी या फिर मौखिक तरीके से बोलने की जरूरत थी, तो ये कहा जा रहा है कि उसको मौखिक तरीके से ना बोला जाए या फिर उसको ब्रेल लिपि का उपयोग ना किया जाए, दमन किया जाए उसकी जरूरत का। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, देखने में ही आपको लगेगा कि निगेटिव है। तीसरा देखिए, उसको मिटा देना चाहिए, तो ये भी निगेटिव है। उनको अनदेखा करना चाहिए, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबको साथ लेकर के चलना है, तो इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। एक ही विकल्प बचा, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, यानी कि उस पर विचार करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन जिसे असेसमेंट बोलते हैं का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो देखिए, केवल ग्रेडिंग सिस्टम के लिए बच्चे का आकलन नहीं किया जाता है। आकलन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे अधिगम प्रक्रिया में क्या समस्या फेस कर रहे हैं, क्या सामना कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन दिक्कतों का पता लगा करके बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सके, इसलिए आकलन किया जाता है। तो केवल ग्रेड या फिर नंबर देने की बात जहां पर भी आएगी वो हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य यह होता है कि जो कुछ भी बच्चे औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहे हैं वो अपने जीवन में उसको उतार पाए, ना कि केवल नंबर ला पाए। मान लीजिए एक बच्चा है, वो नैतिक शिक्षा में 100 में से 100 अंक पाया और घर पर जाकर के अपने माता पिता से सही व्यवहार नहीं कर रहा है, तो क्या उसे शिक्षित बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। केवल नंबर पाना शिक्षा नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में उस शिक्षा को उतारना शिक्षा बोला जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। जहां पर भी जिस भी विकल्प में नंबर की बात की जाएगी, ग्रेड की बात की जाएगी, वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। तो आकलन इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो तुम फर्स्ट हो, तुम सेकेंड हो, तुम थर्ड हो, तुम फेल हो गए, तुम पास हो गए, नहीं, बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो इसलिए आकलन किया जाता है। ये तो अब चूंकि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि आपको एक कक्षा पास करके अगली कक्षा में जाना है, तो जाहिर सी बात है हम उसका आकलन करेंगे ही करेंगे कि तुम पास हो तभी तो अगली कक्षा में जाओगे, यानी वो न्यूनतम अर्हता आप हासिल करेंगे तभी तो अगली कक्षा में जाएंगे, इसलिए पास या फिर फेल घोषित किया जाता है। आकलन का ये उद्देश्य नहीं है, ये आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव हो गया। दूसरा पहला देखिए, विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जहां पर भी अंक की बात की जाएगी, जहां पर ग्रेड की बात की जाएगी, वो हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऐसे आप देखते ही इसको कट कर दीजिए, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया। ये प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, इसलिए अंक और ग्रेड वाले जितने भी विकल्प दिखेंगे वो निगेटिव हो जाते हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। यानी बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, क्या उनको दिक्कत है, क्या उनको समस्या आ रही है, उनको जानने के लिए और बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण करने के लिए, उनकी प्रगति के प्रति समझ बनाने के लिए आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। समालोचनात्मक चिंतन को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित करेगा बच्चों को। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। निरुत्साहित करना यानी कि डिस्करेज करने की बात की जा रही है, बच्चे को आपस में बातचीत ना करने देने की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। लेव वाइगोत्स्की जो कि संरचनावाद से जुड़े थे, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं और आप तो उनको रोक रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक खुले सिरे वाला, दूसरा बंद अंत वाला। बंद अंत का मतलब प्रश्न क्या हो गया कि ऐसा प्रश्न जिसके केवल एक ही उत्तर संभव ही है। जैसे कि अगर मैं बच्चे से पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बच्चा इसका एक ही उत्तर दे ही सकता है। अगर मैं बच्चे से पूछूं
कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो बच्चा केवल एक ही उत्तर दे ही सकता है। लेकिन अगर मैं बच्चे से यह पूछूं कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग उत्तर दे सकता है, यानी कि इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर आने की संभावना रहेगी। तो जिस प्रश्न के केवल एक ही उत्तर आने की संभावना है उसे हम लोग बंद अंत वाला बोलते हैं, और जिस प्रश्न के अनेक उत्तर आने की संभावना रहती है उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। अब देखिए, बंद सिरे वाला प्रश्न मैंने अगर बच्चे से पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो क्या इसमें बच्चे को कुछ सोचना पड़ रहा है? नहीं, वो चीजें उसमें रटी रटाई हैं। तो सोचने का मतलब, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि चीजों के बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करना। जबकि इसमें बंद सिरे वाले प्रश्न में बच्चा गुण दोषों के बारे में चर्चा कर ही नहीं रहा है, कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है। लेकिन जब उससे वो पूछा जाएगा कि भारत की गरीबी को या फिर भारत की बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो वो उनके गुण दोषों के बारे में सोचेगा और अपने चिंतन के हिसाब से उत्तर देगा। तो बंद सिरे वाला प्रश्न निगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। खुले सिरे वाला प्रश्न रहता तो वो पॉजिटिव माना जाता। ठीक है, चलिए पहला देखिए, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। अब यहां पर देखिए, आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तुरंत बोल रहे हैं कि तुरंत उत्तर दो, तो बच्चे के लिए सोचने समझने के लिए समय चाहिए होगा। प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए उसको समय चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना चाहिए। यानी कि देखिए यहां पर बात विमर्श जब बच्चा दूसरे से करेगा तो जाहिर सी बात है इंटरेक्शन करने में समय लगेगा। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि बच्चे को मौका दिया जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? अवरोध यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला विकल्प ही होगा। ठीक है, चलिए, यानी कहा यह जा रहा है कि सुविधा वंचित यानी एक ऐसा बालक है जिसको अभी तक मुख्य धारा में वो शामिल नहीं था, विकास के मुख्य धारा में शामिल नहीं था, इसलिए वो वंचित समूह से आ रहा है और उसको कक्षा में समावेशित करना है, यानी सभी बच्चों के साथ एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो एज ए टीचर हमें किस चीज को रोकना चाहिए या फिर अवरोध उत्पन्न करेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, चौथा विकल्प दिया गया है व्यक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देना। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर व्यक्तिक विभिन्नता पर ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है जो सुविधा वंचित समूह से आया हुआ बालक है वो अन्य बच्चों से अलग होगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखा होगा, क्योंकि अभी तक वो विकास के मुख्य धारा में नहीं है। तो हो सकता है उसका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास उस हिसाब से ना हुआ हो। तो अगर हम लोग उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर देंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तो हम उसको कहीं आगे ले ही नहीं जा पाएंगे ना। तो चूंकि यहां पर ध्यान रखने की बात की जा रही है तो ये पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन प्रश्न हमसे किसमें पूछा गया था? निगेटिव सेंस में, तो ये उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? इसे अंग्रेजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी कि कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों को आ रही दिक्कतों के बारे में जानने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो जब कक्षा में ऐसा बच्चा है जो कि सुविधा वंचित रह गया है, यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है ना हो, तो अगर उसको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब वो सीख रहा है उसी दौरान उसकी दिक्कतों के बारे में जानने के लिए हम लोग रचनात्मक आकलन करेंगे, तो बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छे से अर्थपूर्ण अधिगम कराया जा सकता है, यानी उसको समावेशित किया जा सकता है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जा सकता है। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया, लेकिन प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बाल केंद्रित उपागम की बात की जा रही है। तो आज हम लोग एनसीएफ या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। अब रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है? कोई भी एक तरीके से धारणा जो कि समाज के द्वारा चला आ रहा है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और उसको हूबहू स्वीकार कर लेना, इसे ही बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा को स्वीकारना। यानी कि देखिए, अब सुविधा वंचित बालक है तो कई बार ये होता है कि यार ये तो बहुत एक तरीके से पिछड़ा बालक है, ये क्या सीख पाएगा। ये सभी धारणाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में पूर्वाग्रह को दिखाती हैं कि हम बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमता को जाने बिना उसके बारे में जज कर रहे हैं, यानी रूढ़िबद्ध विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की क्षमता को हम आंकना छोड़ देते हैं कि वो कितना सक्षम है, कितना आगे जा सकता है। तो ये निगेटिव सेंस में, चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ही गलत है। यहां पर देखिए, हिंदी वाले में पठन वैफल्य लिखा गया, जिसे इंग्लिश में डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या दिया गया, डिस्ग्राफिया दिया गया। जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने में अक्षमता होता है, यानी लेखन अक्षमता जो होता है उसे हम लोग डिस्ग्राफिया बोलते हैं।
और हिंदी में पठन वैफल्य बोला गया है, जिसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो जब भी इस प्रकार की मिसप्रिंटिंग होती है तो हमें इंग्लिश वाले को लेकर के चलना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में डिस्ग्राफिया देखिए, सुनना नहीं होता है, देखना नहीं होता है, वाचन नहीं होता है, स्केच बनाना। जब आप स्केच बनाएंगे यानी पेपर पर पेंसिल के माध्यम से कुछ करेंगे, और पेंसिल से कुछ भी करना यानी लिखने से संबंधित है, और लिखने से संबंधित में ही जो अक्षमता होती है उसे डिस्ग्राफिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधित यानी जो बच्चा देख नहीं सकता है, उसको सहजता के साथ कक्षा में शामिल करना, यानी समावेशी कक्षा के दौरान सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो कैसे दृष्टिबाधित बालक को नॉर्मल बच्चों के साथ हम लोग साथ में लेकर के चल सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट्ट पर लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा जब दृष्टिबाधित है तो देख नहीं सकता है, तो जब आप श्याम पट्ट पर सभी सूचनाओं को लिखेंगे तो बच्चे के लिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा श्याम पट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर। दूसरा देखिए, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। समर्थक उपकरण यानी कि जो डिवाइस उसको हेल्प करे किसी भी चीज को एक तरीके से समझने के संदर्भ में। जैसे कि अब दृष्टिबाधित है तो कौन सा डिवाइस उसको हेल्प कर सकता है, उसको कोई भी एक ऐसा चीज जो कि छू करके महसूस करने के लिए दे, या फिर जो ब्रेल लिपि होता है वो ऐसा चीज है जो कि उपकरण है जो कि उसको छू करके महसूस करने में मदद करेगा। तो कहा यह जा रहा है कि इसको बाधित करने के लिए, यानी कि इस प्रकार की चीजें ना दिया जाए, तो ये तो बच्चे के लिए निगेटिव हो गया ना, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड किसी भी विकल्प में दिख जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। देखिए इसलिए निगेटिव होता है, देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, केवल बहुत से सरल कार्य देना चाहिए। अब कार्य सरल या फिर आसान, ये किस हिसाब से तय होता है, बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता के हिसाब से तय होता है। यहां पर बच्चा देख नहीं सकता, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि उसका संज्ञानात्मक क्षमता भी कम होगा, यानी कि बच्चे की शारीरिक अक्षमता के आधार पर आप बच्चे के बारे में पूर्वाग्रह बना ले रहे हैं कि वह संज्ञानात्मक तौर पर भी कमजोर होगा। तो पूर्वाग्रह किसी की बच्चे के बारे में बिना उसके बारे में जाने बनाना हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए ये पूरा विकल्प ही निगेटिव हो गया। अब एक ही विकल्प बचा, देखिए लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब लिखित सामग्री को नहीं देख सकता, लेकिन जब आप उसको मौखिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो बच्चा सुन सकता है, क्योंकि उसकी आंखें खराब है, उसका कान ठीक है, यानी वो देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है। तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम कक्षा में जो चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको मौखिक तरीके से भी बोले, ताकि जो बच्चा दृष्टिबाधित है या फिर पीछे बैठा हुआ नहीं देख सकता, जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, उसके लिए भी वो चीजें एक तरीके से समझ पाए सुन करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ ऑटिज्म। यानी कि ऐसा बालक जो खुद में ही स्वलीन रहता है, यानी कि दूसरों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाता, अपने में ही खोया रहता है, उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं जो अपने में ही खोए रहते हैं, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, यानी कि वो कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम महसूस होती है। यही आपको विकल्प ढूंढना है। देखिए पहला विकल्प दिया गया है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल। जब बच्चा अपने में ही स्वलीन है, अपने में ही स्वलीन है, तो फिर उसमें सामाजिक कौशल कहाँ होगा? उच्च रूप से सामाजिक कौशल विकसित तो होगा नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। उसके बाद से देखिए आवेगशीलता। आवेगशीलता यानी कि बहुत जल्दी आवेग में आ जाता है। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो बहुत पेशेंट होते हैं, जो अपने में ही लीन रहते हैं, वो अगर कोई भला बुरा बोल भी दिया तो उसको इग्नोर कर देते हैं, आवेगशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। औसत रूप से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर, तो ये भी निगेटिव है। देखिए ये निगेटिव इसलिए है क्योंकि जो अपने में ही खोया हुआ बालक है उसकी बुद्धि लब्धि औसत से ऊपर भी हो सकती है और औसत से नीचे भी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल औसत से ऊपर ही होगा, इसलिए ये निगेटिव है, क्योंकि हम सटीक जानकारी उसके बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए ये निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, यानी जो अपने में ही लीन है, जाहिर सी बात है वह दूसरों से कम्युनिकेशन करने में उसको दिक्कत महसूस होगी, यानी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आएगी। इसी के माध्यम से हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि बच्चा स्वलीनता विकार से जूझ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में प्रतिभाशालिता
किस प्रकार से परिलक्षित हो सकती है, यानी कि बच्चे प्रतिभाशाली हैं, इसके क्या लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं बच्चे में प्रॉपर्टीज के तौर पर, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो वह हर काम पर ध्यान केंद्रित करेगा, और यह विकल्प क्या कह रहा है कि वो अक्षमता से जूझ रहा है कि हर काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, तो निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो प्रॉब्लम को लेकर के जूझता है जब तक कि उसको सॉल्व ना कर ले, और ये कह रहा है कि आसानी से छोड़ देता है, तो ये गलत हो गया। पहला देखिए, बुद्धि का निम्न स्तर, जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसका तो उच्च स्तर होगा ना, निम्न स्तर थोड़ी होगा। एक ही विकल्प बचा, बोधगम्यता का उच्च स्तर। बोधगम्य यानी कि चीजों को समझने की जो क्षमता होती है उसका स्तर उसमें ऊंचा होता है, तभी तो वो प्रतिभाशाली है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संरचनावाद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सपोर्ट करता है, जिसमें संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन यानी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। तो हमें एज ए टीचर या फिर एज ए स्कूल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस प्रकार से पाठ्यचर्या पर बल दें ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले अपने ज्ञान के सृजन करने के लिए, अपने ज्ञान के निर्माण करने के लिए। तो ये तो बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भले ही बाल केंद्रित शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, लेकिन सहयोगात्मक शिक्षा के तौर पर जो आप लोगों ने देखा होगा, लेव वाइगोस्की ने एमकेओ टर्म दिया है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए एमकेओ का काम कर रहा हूं, क्योंकि आपके स्तर से एक स्तर ऊपर बता रहा हूं, यानी कि आपके संज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए एमकेओ का कार्य कर रहा हूं। ये वही यहां पर कहा जा रहा है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों विकल्प इसके सही हैं, और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। देखिए ऑप्शन नंबर एक में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। पहला दिया गया, सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, तो यह विकल्प निगेटिव है। देखिए जब भी बालक किसी भी चीज को सीखे को हूबहू अगर उगल दे रहा है, रिपीट कर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उसे सीखा नहीं है, क्योंकि अगर वो सीखा रहता तो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता था कि हाँ ये चीजें ऐसी हो रही हैं, अपने विचारों के माध्यम से मौलिक अभिव्यक्ति कर सकता था, यानी अपने विचारों को प्रकट करता। लेकिन अगर वो चीजों को रटा हुआ है तो हूबहू उसको उगल देगा, यानी कि ज्यों का त्यों कह देना, ये अधिगम नहीं होता है, बल्कि अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना, अपने विचारों के माध्यम से एक्सप्रेस करना, वो पॉजिटिव होता है। यहां पर ये विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा दिया गया, पाठ्य पुस्तक से सीखना, तो देखिए एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताया जाए, यानी कि यहां पर जरूरी नहीं कि बच्चे केवल किताबों से सीखेंगे, अपने परिवेश से भी सीख सकते हैं, समुदाय के लोगों से भी सीख सकते हैं। लेव वाइगोस्की ने जो टर्म दिया है एमकेओ, उसमें कहीं भी किताब का जिक्र है ही नहीं। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई दूसरे पर्सन की बात की जा रही है, यानी कि केवल पाठ्य पुस्तक से बच्चा नहीं सीखता है, अपने परिवेश से भी, समुदाय के लोगों से भी सीखता है, इसलिए निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, संदर्भ रहित अधिगम, यानी कि कहा यह जा रहा है कि डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब कि उसके संदर्भ में, जैसे कि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश के संदर्भ में जोड़ करके बताना चाहिए। जैसे कि बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाया जाता है तो सी फॉर कैट क्यों बताया जाता है, क्योंकि बच्चे ने अपने परिवेश में बिल्ली को देखा हुआ है, ये बिल्ली प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे ने देखा हुआ है, यानी उसके परिवेश का पार्ट है। अब उसके परिवेश से जोड़ करके उसको नया अल्फाबेट सी सिखाया जा रहा है। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चे को जब किसी से संदर्भ लेकर के बताएंगे जो कि मूर्त अवस्था में उसने देखा है, तो उसके लिए समझना आसान हो जाता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि संदर्भ रहित, यानी कि बिना किसी से एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट लिए, बिना किसी से संदर्भ लिए बताने की बात कर रहा है, इसलिए विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रचनात्मक अधिगम। रचनात्मक अधिगम क्या होता है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, यानी कि विद्यालयों को इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि बच्चा क्रिएटिव बने, अपने ज्ञान की रचना करने के लिए वह खुद से प्रोत्साहित हो। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रेरक अधिगम परिवेश यानी कि एक मोटिवेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए
चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, जहां पर भी मानकीकृत शब्द आ जाए वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। किसी भी एक पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में दृष्टिबाधित बालक है, श्रवणबाधित बालक है और शारीरिक रूप से कोई एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें नॉर्मल बच्चे भी हैं और शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी है, तो हम अगर सबको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए सबको एक रेस में अगर दौड़ाना चाहे तो नॉर्मल बच्चे और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो पैर से विकलांग बच्चा है, क्या सबकी कंपटीशन संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि वो पैर से विकलांग वाला बालक दौड़ ही नहीं सकता, यानी उसके लिए पाठ्यचर्या अलग होगी। ठीक है, तो एक मानकीकृत पाठ्यचर्या यानी कि जो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है वो हमेशा निगेटिव होगा। समावेशी कक्षा में निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना। देखिए, कंपटीशन अगर पॉजिटिव रहे तो थोड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन केवल अगर प्रतियोगी भावना की बात करेगा तो वो हमेशा निगेटिव होगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। कक्षा में प्रतिभाशाली बालक है और उसी कक्षा में नॉर्मल बालक भी है और उसी कक्षा में बहुत कमजोर बालक भी है। अब मान लीजिए मैं सबका कंपटीशन करा रहा हूं और एक टेस्ट लिया और एक बच्चा जो कि बिल्कुल कमजोर है और एक बच्चा जो कि बिल्कुल प्रतिभाशाली है, तो जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली बालक का नंबर अच्छा होगा और कमजोर बालक का नंबर कम होगा। तो कमजोर बच्चे के नंबर की तुलना जब मैं कक्षा में प्रतिभाशाली बालक के नंबर से करूंगा तो कमजोर बालक के मन में यह निगेटिविटी आएगा कि एक तो मैं पहले से नहीं सीख पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में टीचर के द्वारा मेरी बेइज्जती की जा रही है। तो यह निगेटिव इमोशन बच्चे में जनरेट होगा और जहां पर भी इमोशन आएगा, संवेग आएगा, वो उसके संज्ञान को यानी उसकी समझ को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। इसीलिए बीएड बीटीसी में आपको संवेगात्मक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास सभी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे का जो संज्ञान होता है, जो उसकी समझ होती है, उसके इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप खुद सोचिए ना, जैसे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो क्या आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। आपका ध्यान बार बार उस प्रॉब्लम की तरफ जाता है। लेकिन मान लीजिए आप खुशी की मुद्रा में हैं तो आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे पाते हैं। यानी कि पढ़ाई क्या है? वो संज्ञानात्मक एक्टिविटी है और आपके घर में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशंस है वो संवेग है। तो चूंकि संवेग पॉजिटिव था तो आप पढ़ाई में ध्यान दे पा रहे थे, यानी संज्ञान आपका पॉजिटिव जा रहा था। और अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है यानी कि इमोशन जो है वो निगेटिव है, तो उस दौरान आपका जो संज्ञान है वो निगेटिव तौर पर प्रभावित हो रहा था, इसलिए आपके पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। यानी कि जो प्रतियोगी भावना होगी, जो इमोशन होगा, वो बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करेगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला देखिए, स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना चाहिए, तो यह विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि खुद से करके सीखने की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यह कह रहा है कि ऐसे मौके या फिर अवसर को कम करना चाहिए, तो यह गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, देखिए ऑप्शन नंबर 2, स्व आकलन हेतु अवसर देना चाहिए, यह सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। स्टेटमेंट में यह दिया गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या हो गया कि सत्ता संबंधी परिप्रेक्ष्य, यानी कि देखिए सत्ता संबंधी यानी कि डोमिनेट करने की बात की जा रही है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कक्षा में साथ लेकर के सबको चलना होता है। साथ लेकर के चलना का मतलब कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, वहां पर किसी पर सत्ता थोड़ी स्थापित करनी है। तो सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य यानी कि सत्ता संबंधी यानी कि डोमिनेट करने की बात की जा रही है। अन्य बच्चे, कोई एक बच्चा जो कि अन्य बच्चे को डोमिनेट करेगा, उस सेंस में, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा था, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य, ये अस्तित्व या फिर सत्ता एक ही चीज है। यहां पर देखिए सत्व जो लिखा गया था यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। तो कहा यह जा रहा है विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो अगर एक बच्चा डोमिनेंट है सभी बच्चों पर, यानी सबको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यहां पर बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करके ही अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। तो दोनों विकल्प इसके निगेटिव है। चौथे विकल्प में देखिए ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? यानी कि कोई एक प्रॉब्लम है और एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने से रोकेगा, यानी कि अवरोध उत्पन्न करेगा? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विमर्शात्मक लेखन, यानी कि विमर्श करते हुए लेखन करने की बात की जा रही है। तो जहां पर भी विचार विमर्श आ जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और अवरोध पैदा करना यानी कि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, चूंकि ये पॉजिटिव हो गया तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ये सृजनात्मकता के लिए
एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सृजनात्मक यानी एक प्रॉब्लम को नए नए तरीके से सॉल्व करना। तो ये जब किसी प्रॉब्लम को बच्चा नए नए तरीके से सॉल्व कर पा रहा है, यानी उससे कई विधियों के माध्यम से सॉल्व कर पा रहा है, तो समस्या समाधान में अवरोध कहाँ होगा? तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक सुनम्यता यानी लचीलापन। अब देखिए बच्चा जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि मैं अगर इस विधि से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो मैं दूसरी विधि अपनाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब एक ही विकल्प बचा, देखिए कार्यात्मक स्थिरता, इसे बोलते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा रिजिड है कि मैं केवल एक ही विधि, इसी फिक्स्ड विधि से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। भले ही वो उससे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा, फिर भी वो अड़ा हुआ है कि मैं इसी विधि का प्रयोग करूंगा। तो इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि उस विधि से वो कंफर्टेबल नहीं है या फिर कर नहीं पा रहा है। तो यही हमारा निगेटिव सेंस में, चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में देखिए फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों यानी कि मिसकॉन्सेप्शन की पहचान करें और उनको अनदेखे करने के बजाय उन पर चर्चा करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर बच्चे उस कॉन्सेप्ट के प्रति एक मिसकॉन्सेप्शन यानी एक गलत अवधारणा बना सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए अध्यापक को ये चाहिए कि उस पर चर्चा करें, क्योंकि जब बच्चे से आप चर्चा करेंगे एज ए टीचर, तब हमें पता चल पाएगा कि हाँ बच्चा क्या मिसकॉन्सेप्शन बनाया हुआ है या फिर उसके मन में कौन सी अवधारणा चल रही है। तब जाकर के आप उसकी गलत अवधारणा को दूर कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, वे भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और अगर बच्चा उसको लेकर के मिसकॉन्सेप्शन बना रहा है यानी कुछ डाउट हो रहा है, तब वो आपसे प्रश्न पूछता है। जाहिर सी बात है, मिसकॉन्सेप्शन यानी डाउट होने की वजह से आपसे प्रश्न पूछता है और जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो तर्क वितर्क करेगा। यानी कि जितना मिसकॉन्सेप्शन होगा, जितना अल्टरनेट एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, उतना ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा और उतना ही जितना चर्चा करेगा उतना ही उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। यही बात तो बोली जा रही है। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। और यहां पर देखिए जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, यानी देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भावनाएं, यानी कि बच्चे के इमोशन की बात की जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इमोशन बच्चे का डायरेक्टली उसके संज्ञान से जुड़ा होता है। तो हमें बच्चे में कैसे भी करके पॉजिटिव इमोशन लाने की कोशिश करनी होती है ताकि उसका संज्ञान पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट हो। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए यहां तक तो पॉजिटिव था विकल्प, लेकिन कहा जा रहा है कि स्मृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मेमोरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए जब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन है, तो वो चीज़ों को आप लंबे समय तक धारण करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं अपने माइंड में, यानी कि आप लंबे समय तक उसको मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आपका दुखी माहौल चल रहा है और उस दौरान जो आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं, यानी कि आपका इमोशन जो है वो आपके स्मृति पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है और ये विकल्प कह रहा है कि नहीं प्रभाव डालता है, इसलिए निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जैसे आप खुश रहेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और खुश नहीं रहेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी अधिगम कर रहे हैं, वो क्या है? वो आपके संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है, यानी कि आप खुश हैं ये आपका इमोशन है और आप पढ़ाई कर पा रहे हैं वो आपका संज्ञान है, यानी कि आपका इमोशन डायरेक्टली आपके संज्ञान को प्रभावित कर रहा है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि आपके संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो चूंकि यहां तक ये निगेटिव था इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, ना तो अधिगम को प्रभावित करती है और ना ही स्मृति को प्रभावित करती है, तो ये भी बिल्कुल निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, देखिए अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है तथा साथ ही स्मृति को भी प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य। अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड बोला जा रहा है, यानी कि विद्यार्थी किसी काम को करने के लिए कब मोटिवेटेड होते हैं, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एनसीएफ 2005 ये बोलता है कि बच्चे के परिवेश से अगर जुड़ा हुआ है, उससे संदर्भ लिए हुए है, तो वो उस बच्चे में रुचि उत्पन्न करेगा उस चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। और जिस भी काम में बच्चा रुचि लेगा उसके प्रति तत्पर होगा और तत्परता जहां आ गई, सीधे तौर पर आप ये समझिए कि बच्चा उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो जाएगा। यानी कि हमें क्या ध्यान देना है कि उसके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए एनसीएफ के अनुसार। चलिए
पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है कि अप्रासंगिक हो। अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट, जो कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया। बिना किसी चुनौती वाला हो, तो ये भी निगेटिव है। अगर आप बच्चे को बिल्कुल घोल करके पिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी निगेटिव है उसके लिए, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, उसके लिए चीजें थोड़ी चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, तभी तो वो अन्वेषण करेगा, कुछ खोज करेगा, कुछ नया करेगा। जब आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे तब वो कहां अपने स्तर पर कुछ प्रयास करने वाला है। इसलिए चुनौती, बिना किसी चुनौती का, ये एक तरीके से निगेटिव हो जाएगा बच्चे के सेंस में, क्योंकि बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, तभी वो उन चीजों में खुद से करके सीखने की कोशिश करेगा। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बहुत ही अमूर्त हो। देखिए बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, प्राइमरी स्तर के बच्चों का जो एज होता है 1 से 5 प्राइमरी माना जाता है। 5 साल का, जब कक्षा 5 में जब बच्चा होगा तो कितने साल का होगा? 6 + 5 यानी कि 11 साल का होगा। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये इस एज के बाद में आती है। अमूर्त संक्रिया, जैसे आप जीन पियाजे के सिद्धांत में देखेंगे तो 0 से 2 साल तो आपका संवेदीगामक हो गया, 2 से 7 साल आपका पूर्व संक्रियात्मक हो गया, 7 से 11 आपका मूर्त संक्रियात्मक हो गया, और 11 प्लस जाकर के आपका अमूर्त में जाता है। और देखिए बच्चा यहां पर प्राइमरी में 11 साल तक है, यानी ये अभी मूर्त अवस्था में होगा। तो जब मूर्त अवस्था में होगा तो वो अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन तो कर ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राइमरी स्तर का बच्चा जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, और इसलिए चीजों को वो मूर्त तरीके से, यानी कि देख करके ही सीख सकता है। चौथा विकल्प बोला जा रहा है कि अमूर्त होना चाहिए, तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उनके जीवन से संबंधित होना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार ये बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए। देखिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की बात की जाती है, यानी कि बच्चे के अनुभव को आधार बनाते हुए ही आप उसको आगे की शिक्षा देते हैं। तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि इग्नोर करने की बात कर रहा था। दूसरा देखिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। अब जो चीज आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, अगर आप उसमें बच्चों को क्लियर नहीं करेंगे तो बच्चे सीख कहां पाएंगे? ये कह रहा है कि स्पष्ट नहीं करना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। अति सामान्यीकरण और निस्तारण कहने का मतलब कि आप जो चीज भी बच्चे को बता रहे हैं उसका एक तरीके से स्पेसिफिक तो बता रहे हैं, लेकिन उसका सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आपने एक प्रश्न दिया कि 1 + 1 बराबर कितना होगा, तो बच्चा बोला 2, 2 + 2 बराबर होगा कि बच्चा बोला 4। अब अगर बच्चे से आप बोले कि 3 + 3 कितना होगा, तो यहां पर बच्चा बोलेगा 6। इसी प्रकार से अगला जब आप 4 + 4 करेंगे, तो अगर इस नियमों को आप सामान्यीकरण कर देंगे कि देखिए 1 में 2 जोड़ा गया तो 2 आया, 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 आया, 3 में 3 जोड़ा गया तो 6 आया। इसी प्रकार से बच्चा अगर अति सामान्यीकरण कर पाया कि यही प्रोसेस चल रहा है बार बार, तो तब वो उत्तर दे पाएगा कि 4 में 4 जोड़ेंगे तो इसका मान 8 आएगा। तो यानी ये कैसे हो रहा है? अति सामान्यीकरण करने की वजह से हो रहा है। और ये क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस को कम करना चाहिए, तो ये तो निगेटिव हो गया ना बच्चे के सेंस में, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि बहुत ज्यादा बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड ना कर दिया जाए, भाषा में उलझा करके। चीजें उसके लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शब्दों के जाल में उसको उलझाना नहीं है, बल्कि चीजों को क्लियर करके उसको बताना है। इसलिए यह विकल्प एक तरीके से पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर शब्द जाल में उलझाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उससे बचने की बात कर रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव हो गया। इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होना यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है कि रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय विधियां। रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा है, यानी कि संरचनावाद से कौन कौन जुड़े हुए हैं? आपके जीन पियाजे जुड़े हुए हैं और लेव वाइगोस्की जुड़े हुए हैं। तो रचनावाद की ही बात एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों करता है, तो यानी ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन यानी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी यानी कि जो चीजों को छू करके महसूस करे बच्चा, यानी खुद से करके महसूस करे। अब प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो जाहिर सी बात है वह चीजों को मूर्त अवस्था में देख करके महसूस करके ही सीखता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई बच्चे के सेंस में, प्राइमरी स्तर के बच्चों के सेंस में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था और चूंकि हमसे प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया, ये इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, पहले पढ़ाए गए विषय के ज्ञान को संबंध करना, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की बात कर रहा है। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, देखिए विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, यानी कि सेंस ऑफ एलिनेशन
एलियनेशन विथ स्कूल कल्चर, यानी कि विद्यालय की संस्कृति से अलग करने की बात की जा रही है। तो देखिए, बच्चे औपचारिक तरीके से विद्यालय में ही सीखते हैं और अनौपचारिक तरीके से अपने समुदाय में सीखते हैं, अपने परिवेश में सीखते हैं। तो विद्यालय से आप अलग नहीं कर सकते बच्चों को, इसलिए यह विकल्प एक तरीके से निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट 2022-23 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।